रहे थे कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find m। इसको अभी आप रुक जाओ, क्योंकि ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं आपको एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी नहीं बता दूंगा। वो प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान दो कि अगर मैं आपको बता दूं कि an की जो वैल्यू होती है ना, an की जो वैल्यू होती है वो sn माइनस 1 के बराबर होती है। ये एज अ रिजल्ट याद कर लो, या फिर आप बोल दो 5 स्टार रिजल्ट है, an इज इक्वल टू sn माइनस 1 होता है। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला? ये है। तो आपको सर मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि यही होता है? तो ध्यान दो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप समझ जाओगे। अगर मैं सीक्वेंस लिखूं a प्लस d, ध्यान दो, फिर मैं अगर लिखूं a प्लस 2d, फिर मैं ऐसे जब लिखते जाता हूं तो मुझे पता है लास्ट टर्म क्या आता है, क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है क्या? ऑलराइट, तो ये तो ठीक है। ये मान लो ये क्या है, Sn है ना, ये तो Sn है ना। और फिर अगर मैं आपको बोलूं कि काम करो आप Sn माइनस 1 लिखो, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, Sn माइनस 1 का मतलब क्या है? Sn माइनस 1 का Sn का मतलब क्या था? आपको n टर्म्स का समेशन करना था। Sn माइनस 1 का मतलब ये है कि आप लिखो यही a प्लस डी, और यहाँ पे आप वही लिखो a प्लस 2d, फिर आप प्लस करते करते डॉट 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 तक जाओ। लेकिन आप अब यहां तक नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपका ये जो सीरीज था या फिर ये जो समेशन था वो n टर्म्स तक का था, लेकिन ये n टर्म्स तक का नहीं है, ये तो n माइनस 1 टर्म्स तक का है ना। मैं क्या बोला? तो यहां पे अगर आपका बेसिक नॉलेज काम आ रहा है तो ये देखो ध्यान दो, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्लियर है क्या? जैसे यहां आप देखो, मैं आपको कल एक बात बताया था, यहां पे कैसे आया होगा ये a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये आया होगा। फिर ये a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब जितने टर्म पे आप जा रहे हो 1 2 3 पे गए ना, तो a प्लस, तो 3 से माइनस करोगे 3 माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप n पे गए थे तो a प्लस n माइनस 1 कर रहे थे, तो जब आपको फाइंड करना है n माइनस 1 तो n माइनस 1 तक जाओ और फिर एक माइनस 1 भी तो करोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2। अगर यहां से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू मैं इतनी लिखूंगा। क्लियर है क्या? और ये Sn माइनस 1 का मतलब क्या है? इतना तक नहीं जाना है हमें, इससे एक कम जाना है, इससे एक कम तक ही जाना है। तो मुझे पता है कि इससे जो कम आएगा वो क्या है, वो क्या होता है कि अभी तो मैंने आपको बताया इसमें क्या अंतर है, d का कम है, d इसमें भी कम है। तो अगर इसमें मैं देखूंगा तो d इसमें भी कम होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाता है, n माइनस 2 आ जाता है, और ये a और d एज इट इज रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अगर Sn लिखना है तो ये पूरा है, अगर आप Sn माइनस 1 लिखोगे तो ये यहीं तक का टर्म होता है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक से, जब आप यहां से लेकर के यहां तक को माइनस करोगे तो बचेगा क्या, केवल यही तो। ध्यान से सुनो, अगर आप अब ये समझ गए हो तो एक बात बताओ, जब आप Sn में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला इससे गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट ये भी इससे कैंसिल हो गया, बस एक यही एक टर्म बच जाएगा Sn माइनस 1 से। और ये टर्म मैं जानता हूं कि क्या है, अरे यार a प्लस n माइनस 1 यही तो an है, और मैंने क्या किया Sn माइनस 1 डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो गया, प्रूफ हो गया।
तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अदरवाइज आप इसको सोच भी नहीं पाओगे कि आप कैसे करोगे इसको। तो ध्यान दो मैं क्या बोलूंगा, आप ध्यान दो अब मैं कैसे करूंगा इसको। आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आप वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। मैं सॉल्व करता हूं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऐसे हैं जो कि एपी में है और उनका समेशन जो है वो इस टर्म में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है सर, दिया हुआ है। अच्छा, एंड इट्स mth टर्म इज 164। ऑलराइट, उसका mth टर्म 164 दिया और आपको पूछ रहे m की वैल्यू बता दो। तो ठीक है, mth टर्म दिया हुआ है और आपको पूछ रहे हैं m बता दो। तो mth टर्म को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं am लिखूंगा, और इसको लिखना मैं जानता हूं, क्या लिखता हूं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, am की वैल्यू तो गिवन है ना 164, mth टर्म वो आपको गिवन है। तो ठीक है, ये पता है, लेकिन a और d नहीं पता है। अगर कहीं से a और d आ जाए और ये तो पता ही है, तो मैं m निकाल सकता हूं जो कि मुझे पूछा है। तो ये a और d कहां से निकालना है, मेनली फोकस मुझे इस पे करना है कि मैं निकालूंगा इसको कैसे। तो वो ध्यान दो, इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बोल रहा है n टर्म्स का समेशन इतना दिया हुआ है, तो अगर मुझे a और d निकालना है तो मुझे एक काम करना होगा कि मैं एक काम करता हूं, an निकाल लेता हूं। जब मैं an निकाल लेता हूं तो मैं एक एक करके n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। तो क्या होगा, मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जब 1 पुट करूंगा तो मान लो a1 आ गया, वो फर्स्ट टर्म जो भी है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंस जो सेकंड टर्म पे आएगा, जो फर्स्ट टर्म पे आएगा, उन दोनों का डिफरेंस लेके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हमें an को कैलकुलेट करना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए कि भैया हम an को कहीं से कैलकुलेट कर लें। तो हमने तो अभी फॉर्मूला सीखा कि an को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका Sn-1 है। क्लियर है क्या? तो यार यहाँ पे तो सम ऑफ n टर्म्स तो दिया हुआ है, यानी Sn हमें पता है 3n स्क्वायर प्लस 5n, लेकिन Sn-1 नहीं पता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब an आपको गिवन हो, मान लो कुछ गिवन है n स्क्वायर प्लस n, और an-1 तुम्हें पता करना हो तो कुछ नहीं करना होता, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां n-1 रख दो। यही तो बोला था ना। तो वही चीज कुछ आपको इसमें भी करना पड़ेगा। ये देखो Sn-1, तो जहां जहां n दिख रहा है ना वहां वहां n-1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1। क्लियर है क्या? तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। एक काम करो, आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, मैं करता हूं। मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं। मैं कैसे करूंगा, 3n स्क्वायर प्लस 5n। फिर देखो यहां माइनस का माइनस वैसे ही रहने दो। फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। क्लियर है क्या? ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, और an की वैल्यू मुझे यहां से पता चल सकती है। तो अब एक काम करो, जो बचा हुआ चीज है वो आप यहां पे लिख दो। an की जो वैल्यू आई वो यहां पे लिखो। तो ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो एक काम कर लो, ओपन भी कर लो। तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो ध्यान से अगर देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, प्लस 5n से माइनस 5n कैंसिल हो रहा है। बच क्या गया, बच रहा है आपका 6n प्लस 2 बचेगा, बस 6n प्लस 2। देखो ये आपका an का वैल्यू आ गया। तो ठीक है, अभी तो मैंने आपको बोला था अगर an कहीं से भी निकाल लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, n की वैल्यू पर 1 पुट करना तो a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 पुट करना तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गया यानी a की वैल्यू आ जाएगी, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना तो d की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो जाएगी क्या? क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे करता हूं मैं। अगर आपको बोलूं इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 2 8 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू जब आप 2 पुट करो 6 2 12,
12 प्लस 2 14। फिर चलो ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू ऑलरेडी पता है। अब एम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लोगे क्या? एम की वैल्यू अब क्या करना है, तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है, तो कर लेना, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और हाँ, एक ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसका बात मैं आपको क्या बोल रहा था, प्रॉपर्टी की बात मैं बोल रहा था। अगर आपने प्रॉपर्टी सीख लिया ना, तो कितनी जगह तो ऐसा होगा जितना आपको बड़ा बड़ा चीज बिना किए ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपने इतना मशक्कत किया ना कि हाँ चलो n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तब जाकर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। अगर मैं आपको बोलता ये आप काम मत करो, ये जो आपने काम इतना किया है वो मत करो, आप मुझे बस इतना ही देख के बता दो कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो क्या आप बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता लेंगे। कैसे? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, तो यही कॉमन डिफरेंस है। अभी ध्यान से सुनना, अभी प्रॉपर्टी में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बस इस रिजल्ट को भी याद रखना, an इज इक्वल टू 6n प्लस 2। अभी मैं इसको साइड में लिख दूंगा, और फिर मैं जब आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ये तो बिलीव मी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, आपको बहुत मजा आ जाएगा सुन के। एनीवे, आप इसे अगर नोट कर लियो तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी थोड़ा चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। 6n प्लस 2 आया था ना, an की वैल्यू कितनी आई थी, 6n प्लस 2, 6n प्लस 2 आया था। तो एक काम करो, यहीं पे नोट कर लो, an इज इक्वल्स टू 6n प्लस 2 आया था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ रहे हो, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। वो क्या है, तो ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हो, लेट सपोज a, b, c, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है, और अगर गिवन है कि ये क्या है, एपी में है, अगर मान लो ये गिवन है कि ये जो नंबर्स आपने लिखा, ये जो सीक्वेंस आपने लिखा है वो किसमें है, एपी में है, तो अगर आप इसमें मान लो एक कांस्टेंट क्वांटिटी 3 ऐड कर देते हो तीनों जगह, तो भी ये एपी ही है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी ये एपी ही है, या फिर अगर आप ए में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वो सीक्वेंस अभी भी एपी में ही रहती है। इस बात को या तो नोट में या फिर जैसे कि लैंग्वेज में या तो लिख लो, या तो फिर एज ए एग्जांपल की तरह ट्रीट करके लिख लो, आपके काम आएगी। जो मैं आपको आज होमवर्क दूंगा ना, उसमें बिलीव में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आप एक काम करो, नोट कर लो। अगर ये एपी में है, तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो, जनरल में सुनो, अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो, आप उसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर से जो नया आपको रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा ना, वो भी एपी में ही होगा। ऑलराइट, तो ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, या फिर जो भी कह लो आप, ऑलराइट, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो a, b, c है और ये एपी में है, तो एपी में होने का कंडीशन क्या होता है कि भाई कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो b माइनस ए करोगे क्या, फिर आप क्या करोगे, c माइनस बी करोगे, ठीक है। अब एक काम करो, b को उधर ले जाओगे, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c हो जाएगा क्या। ये देखो, ये रिजल्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या कहूं, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। अगर मान लो ये एपी में है, तो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस उसका बराबर होगा, अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस 100% बराबर होगा ही होगा। क्लियर है क्या? तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या किया, b को उधर किया तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया। तो ये याद कर लो। ऑलराइट, अभी काम भी आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये तो हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पहले मुंह से सुन लो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल के तौर पे। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई फाइनाइट सीक्वेंस आपके सामने है, कोई फाइनाइट सीक्वेंस आपके सामने, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब अनलिमिटेड ना हो जिसको आप काउंट ना कर पाओ, ऐसा नहीं है।
काउंटेबल है वो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई ऐसा सीक्वेंस है जो काउंटेबल है, जो कि फाइनाइट है, तो उसमें अगर आप बिगिनिंग से और एंड से कोई भी टर्म उठाते हो जो कि इक्वी डिस्टेंस पे हो, एंड से भी और बिगिनिंग से इक्वी डिस्टेंस पर अगर आप कोई भी टर्म उठाते हो और उन दोनों का समेशन कर देते हो, तो वो जो है वो समेशन किसके बराबर होता है जानते हो? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समेशन के बराबर होता है। एक बार और सुन लो मैंने क्या बोला। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप बिगिनिंग से और एंड से दोनों साइड से अगर आप इक्वी डिस्टेंट पर कोई भी दो टर्म का उठाते हो, आप कोई भी दो टर्म को आप उठाते हो और उन दोनों को ऐड कर देते हो, तो उनका एडिशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समेशन के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ जाओगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये सब आप खुद नोट कर लेना, कोई लिखने वाली बात तो वैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिख लोगे तो उस लैंग्वेज से ज्यादा अच्छा लगे आपको वो लिखने में। तो मैं क्या बोल रहा हूं ये सुनो। अगर मान लो आपके सामने कोई सीक्वेंस दे दिया गया A1, A2, A3, A4, A5, क्लियर है क्या? और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने बिगिनिंग से A2 को उठा लिया, A2 को उठाने का मतलब क्या है? आपने इधर से जब चला तो पहले टर्म के बाद वाला उठाया ना, तो एक काम करो लास्ट टर्म के पहले वाले को उठाओ। मतलब इधर से एक टर्म वाला और इधर से एक टर्म वाला, जब आप इधर से नाप करो, मान लो इतना आप मानते हो 1 मीटर है, 1 मीटर ऐसे मीटर नाप के नहीं बताया जाता है। मान लो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, क्लियर है। और जब हम लोग एंड से देखते हैं तो ये पहला टर्म होता है, ये दूसरा टर्म होता है, क्लियर है क्या? तो अगर आप इन दोनों टर्म को ऐड करोगे, इक्वी डिस्टेंस पर है, मानते हो कि नहीं? एंड से इक्वी डिस्टेंस पे ये है और बिगिनिंग से इक्वी डिस्टेंस पे ये है। मैंने इन दोनों को क्या किया? सेकंड टर्म वाला उठाया, ऑलराइट। तो अगर मैं इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो वो फर्स्ट और लास्ट के समेशन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल 1 2 3 4 5 5 ही के लिए एप्लीकेबल है, नो। अगर यहाँ पे A6 होता और A7 होता तो क्या करते आप? तो कोई भी टर्म उठा लो, अगर आप इसको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर आप थर्ड टर्म है तो इधर काउंट करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म ये हो रहा है, मतलब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो इसका समेशन प्लस इसका समेशन अगर आप करते हो A3 प्लस A5 तो बराबर होगा A1 प्लस A7, क्लियर है क्या? जो लास्ट में होंगे उनके समेशन के बराबर होता है A1 प्लस A7, क्लियर है? ये आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से भी कराऊंगा और इस प्रॉपर्टी तरीके से, तो आप ज्यादा प्रीफर कौन सा करोगे? ये वाला करोगे, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब उतना ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना होता है, इजिली हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अभी तो तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो और इंपॉर्टेंट है, जो ये आपका प्रूफ कर देगा। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो ध्यान दो। वो प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान दो। आप लोग इसको नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताया ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, नोट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे ही नोट कर लेना, कोई इशू नहीं है, बट कर जरूर लेना, ऑलराइट। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो। थर्ड प्रॉपर्टी, अ सीक्वेंस is an AP if and only if its nth term is in linear expression। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई सीक्वेंस है जो कि एपी में है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका nth टर्म इसमें हो, लीनियर एक्सप्रेशन में हो। ये तभी पॉसिबल है जब सीक्वेंस किसमें हो? जब सीक्वेंस का nth टर्म किसमें हो? लीनियर एक्सप्रेशन में हो।
तो nth टर्म का कहने का मतलब क्या, अगर nth टर्म इस तरीके का कुछ है an प्लस बी, मतलब n टर्म्स में होना चाहिए, n के टर्म में वो लीनियर होना चाहिए। n के पावर कितना है, 1 है। अगर n के पावर 2 होता तो मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कोई सीक्वेंस एपी में तभी होगा जब उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में होगा इन टर्म्स ऑफ n। यहां पे लिख भी लो n के टर्म्स में, सिंपली वैसे मैंने n लिख दिया। तो आप याद रखना n के टर्म्स में वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर। तो जो n का कोएफिशिएंट होता है ना वही कॉमन डिफरेंस होता है। मैंने क्या बोला, कोई सीक्वेंस एबी में तभी होगा जब उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में होगा, और वो भी किसकी टर्म में, n के टर्म में, और वहां पे जो n का कोएफिशिएंट होगा ना वही क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा। जो n का कोएफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये तो ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान दो, उससे पहले एक काम करो, इसे आप नोट कर लो। ऑलराइट, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ समेशन पे बेस्ड है। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या इसके लिए एप्लीकेबल है क्या? मैंने यहाँ लिखा था ना an इज इक्वल टू an, मैंने अभी आपको बोला कि n का जो कोएफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस है। तो इसको आप कंपेयर करो, अगर आप n का कोएफिशिएंट देखोगे तो क्या है, 6 है, तो यही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो आप पीछे जाओ और देखो कि मैंने जो क्वेश्चन को n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 पुट करके मैंने जो आपको बताया है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो उसमें भी 6 ही आया था कॉमन डिफरेंस। बल्कि मैं इसको डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। क्या अब इसकी महत्व समझ में आई आपको कि मैं क्यों ये बताना चाह रहा था? ऑलराइट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया होगा ये प्रॉपर्टी पढ़ के, और जब ये वाला पढ़ोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, a sequence is an AP, a sequence is in AP if and only if and only if the sum of first n number, first n terms आप लिख लो, first n terms is in, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सीक्वेंस एपी में तभी होगा इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, वो किसमें हो, इज इन ए एन स्क्वायर प्लस बी। जब वो इस टर्म में होगा तभी कोई भी सीक्वेंस एपी कहलाएगा। कोई सीक्वेंस एपी तभी कहलाएगा जब उसका समेशन, जब उसके एन टर्म्स का समेशन इस टर्म में हो। और ये जो यहाँ पे इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो जानते हो क्या होगा, 2a होता है। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2a होगा। कैसे, तो ध्यान दो, इस तरीके से कुछ याद रखना, 2 को यहाँ पे खुदा देना, अच्छा ठीक है 2a होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद करना है। ऑलराइट, तो आपको 2 को इधर करना है, 2a इंटू n आ जाएगा। तो n का कोएफिशिएंट लग रहा है ना कि हाँ यार 2a होगा, इसीलिए आपका वो वही क्या है, कॉमन डिफरेंस होगा। अगर आपका समेशन किस टर्म्स में आता है, an स्क्वायर प्लस b, तो उस केस में जो a स्क्वायर होगा, सॉरी 2a होगा, वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो एक काम करो, आप इसे जल्दी से नोट करो। ऑलराइट, नोट हो गया क्या? तो अब हम लोग बात करते हैं केवल और केवल क्वेश्चन पे, और फिर पहले am पढ़ा दूं क्या आपको? एक काम करता हूँ, पहले am के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम लोग क्वेश्चन पे जरूर फोकस कर लेंगे और कुछ आपको होमवर्क भी दे देंगे। तो अभी बात कर लेते हैं इंसर्शन ऑफ am, इंसर्शन ऑफ n am बिटवीन टू नंबर। ध्यान से देखो, हेडिंग ही क्या है, n am को आपको क्या करना है, इंसर्शन करना है। इंसर्शन मतलब निकालना है, दो नंबर्स के बीच से आपको n am को निकालना है। am का मतलब क्या है, दो नंबर के बीच में आने वाला नंबर। इन शॉर्ट में अगर आप समझो, दो नंबर के बीच में आने वाले नंबर को आप क्या बोलते हो, am बोलते हो। तो अगर मैं n am की बात ना करके पहले एक am निकालने की बात करूं दो टर्म्स में, इस मान लो एक a है एक b है, ये दो नंबर है और इनके बीच में मैं केवल एक अरिथमेटिक मीन निकालना चाह रहा हूं, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, उस केस में मैं क्या कहूंगा, मान लो कि ये एपी में है
मान लो कि ये एपी में है, तो इसके लिए मैं कंडीशन लिखना जानता हूं ना कि हाँ क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, यही तो लिखूंगा और एक काम करूंगा a को उधर भेजूंगा। क्लियर है क्या? तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा, यही तो आएगा। और a इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी बाई 2। यहां देखो मैंने आपको क्या बोला, जब आप एक ही am निकालोगे दो नंबर के बीच में तो क्या होगा, ये जो बड़ा सा a लिखा है मैंने कैपिटल A, यही तो क्या है, am है ना। इन दो नंबर्स के बीच में मान लो मैंने एक ही नंबर निकाला तो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, a प्लस बी बाई 2। अगर आपको दो नंबर के बीच में एक ही am को इंसर्ट करना है तो आप उस a की कैपिटल A की वैल्यू क्या लिख सकते हो, a प्लस बी बाई 2। क्लियर है क्या? अब लेकिन मुझे ये बात तो नहीं करना था, मेरा मेन हेडिंग तो ये है ना, तो मेन बात तो मुझे एन टर्म्स के लिए करना चाहिए। तो एक काम करो, कर लेते हैं एन टर्म्स के लिए करते हैं। तो कैसे करोगे आप, ये ध्यान दो, अगर मैं यहां लिख दूं a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 an तक जाओ आप, कॉमा b, यहां पर a और b क्या है, यहां पर a और b क्या है, ये दो नंबर हैं जिनके बीच का हम लोग नंबर निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्लियर है क्या? a और b के नंबर्स को आपको निकालना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ तक ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो इतना तो पक्के से पता है हमें कि इतना टर्म कितना है, यहां से यहां तक n टर्म्स है। ध्यान से सुनो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप n तक गए, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। क्लियर है क्या? लेकिन साथ साथ ये a और b भी तो है, a और b, तो यानी एक टर्म ये एक टर्म ये, और ये तो इतना ही ना बस n है, इतना जब n, और ये दो टर्म तो आपको एडिशनली दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस 2 है। देखा, ये n प्लस 2 टर्म है कि नहीं है यार, बात समझ में आई क्या है मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं कि इतने टर्म्स हैं, इतने टर्म्स हैं, तो ठीक है। जब मुझे पता होता है कि अगर n टर्म्स होते हैं तो उसके लिए जब मैं an लिखता हूं, जब n टर्म्स होते हैं तो an लिखता हूं ना, याद है क्या? जब n प्लस 2 टर्म्स होंगे तो उस n की जगह an नहीं लिखूंगा, an प्लस 2 लिखूंगा। क्लियर है? जब n टर्म्स होते थे तो an लिखते थे, जब n प्लस 2 टर्म्स थे तो मैं क्या लिखूंगा, an प्लस 2 ही तो लिखूंगा। और मुझे पता है an का एक्सपांशन जब इस तरीके का होता है तो इसका भी एक्सपांशन कुछ उसी तरह का होगा। जहां जहां n लिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दो, n प्लस 2 पुट कर दो। तो एक काम कर, जब आप वहां पे n प्लस 2 जब पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू डी आ जाएगा। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आप एक काम करो, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां आप n प्लस 2 डाल दो। तो अगर आपने n प्लस 2 जब डाला तो यहाँ पे तो n प्लस 2 और वहां पे माइनस 1 है, तो n प्लस 1 आ जाएगा क्या? अच्छा ठीक है सर, आ गया, मान लेते हैं आपकी बात। तो ठीक है, अब इसके बाद करोगे क्या, अब इसके बाद करोगे क्या? तो एक काम करो, आप यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और यहाँ पे an प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, an प्लस 2 मतलब यही ये है ना। जब हम लोग n तक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मान लो एक सीरीज दिया होता है a1 प्लस a1 a2 डॉट डॉट an, तो an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन है, b है ना। तो an प्लस 2, तो ये तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन है, b है। और ये जब a आप इधर लाओगे तो ये a यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस 1। तो ये देखो यहाँ पे आ गई आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर है क्या? ये मेनली आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस निकाले कैसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, b माइनस सी अपॉन n प्लस 1 होता है। ये कब हम लोग यूज करेंगे, ये तब यूज करोगे आप जब दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक निकालना होगा, तब नहीं यूज करोगे। जब n अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तब आप यूज करोगे। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो एक काम करो, आप इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो एक काम करो, आप इसे जल्दी से नोट करो। तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है
कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है सर वो क्या होगा, तो ध्यान दो फर्स्ट टर्म तो यही होगा ना, जब लास्ट टाइम आप ये ले रहे हो तो फर्स्ट टर्म तो 100% यही होगा, ये मत ले लेना फर्स्ट टर्म, नो ये होगा फर्स्ट टर्म। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन का फर्स्ट टर्म, तो वो A1 होगा। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसे इरेज करता हूं, अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। थक गए क्या? आज का लेक्चर तो इतना मजेदार है, फिर भी थक गया तुम लोग? अरे थको मत भाई, अभी तो बहुत करना है हमें काम। अभी तो सीक्वेंस एंड सीरीज में वो चीजें आप देखोगे जो क्लास 10 में बिल्कुल थे ही नहीं, बिल्कुल थे ही नहीं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है वो सुनो। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त है, क्या है वो सुनो। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। आपके सामने एक एपी है और आपको पूछ रहा है कि आप फर्स्ट 24 टर्म्स तक का आप हमें समेशन बता दो, A1 A3 सॉरी A2 A3 A4 डॉट 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 if it is given A1 plus A5 plus A10 plus A20 या A15 plus A20 plus A24 is equals to 225। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। पहले आपको फाइंड क्या करना है, 24 टर्म्स का समेशन फाइंड करना है ऑफ द एपी। ये आपके सामने एक एपी दिया हुआ है, और कोई भी एपी ये लंबे दूर तक गया है, लेकिन आपको फाइंड बस 24 टर्म्स तक का ही समेशन करना है। ऑलराइट, और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो ठीक है, करते हैं कुछ दिमाग लगाते हैं। समेशन निकालना है तो हमें कहां तक का निकालना है, S24 तक। तो हमें पता है कि n/2 यानी 24/2 होगा क्या, इनटू में a प्लस एल, तो यहाँ पे A1 प्लस एल, एल क्या हो जाएगा, एल तो यही वाला टर्म होगा ना, A24। क्लियर है क्या? तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास A1 होना चाहिए और A24 होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसको करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो एक काम करो, इसको आप थोड़ा A1 को आप क्या लिख दोगे, A1 को आप डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हो, एनीवे ये रख दो, S24 इज इक्वल्स टू, इसको आप 12 लिख सकते हो, इनटू A1 प्लस 23D होगा क्या, होगा क्या? तो ये A1 मिलके कितना हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा क्या, 2A1। क्लियर है? ये देखो, अभी तो हमारा बस इतना ही आया है ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना था, अभी इसकी वैल्यू नहीं आई है। तो एक काम करो, अभी तो थोड़ा ही सा क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी ये कंडीशन तो अभी हमने देखा भी नहीं है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करो। A1 का मतलब A1 रहने दो, और यहाँ पे A1 प्लस 4D, और A10 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 9D, और A15 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 14D, A20 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 19D। क्लियर है? और A24 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 23D इज इक्वल्स टू 225। अब एक काम करो, इसे जल्दी से कैलकुलेट करो। A1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आपका आ रहा है A1, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 6 ऑफ A1 प्लस D कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 9 13 और ये 27 प्लस 23 प्लस 19, एक काम करो ऐड करो, 19 यहाँ पे 1 कैरी 2 2 4 5 6 69 आ रहा है। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप देख लेना। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, 225। तो एक काम करो, 225 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 ऑफ A1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे आएगा आपका 6, और जब आप माइनस करोगे 12 में से 6 को तो 6, और यहाँ पे शायद 1, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? एक काम करो, आप कर लो, यहाँ पे 15 आएगा, 15। क्लियर है क्या? यहाँ 156 आएगा, आई होप सो। तो जब आप इसको कट करोगे तो 6 2 जा 12 और 3 कैरी, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ गई? A1 की वैल्यू आपके सामने आ रही है 26। क्लियर है क्या? तो ठीक है, A1 की वैल्यू आई है ना, फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो A1 की वैल्यू पता चल गया, और A24 अभी तक नहीं पता चल पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पता कर लेंगे ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कैसे करें? ओहो, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे डी था ना, क्यों इसको हमने उधर इधर भेज दिया? हमें तो इधर उधर भेजना ही नहीं था। दिखा क्या? हमें उसको कुछ ऐसा करना है ताकि वो सॉल्व हो जाए। एक काम करो, इसे आप 3 से डिवाइड दे दो। 3 से जब डिवाइड दो तो 2A1 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे 3 d इज इक्वल्स टू, जब आप इसे 3 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 7 और 5 75। तो ये देखो 2A1 प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ रही है? 75। तो ध्यान दो, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2A1 प्लस 23d है, ये तो यही है। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 75 लिख सकता हूँ क्या? तो लिख देते हैं ना, एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं डायरेक्टली 75 ही लिख देता हूँ। तो 12 इंटू 75, इसके आगे आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। ऑलराइट, तो एक काम करो, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। क्लियर है क्या? तो एक काम करो, इसे नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कुछ बुरा क्वेश्चन नहीं है आज सारे क्वेश्चन अच्छे ही अच्छे हैं। तो वो क्या क्वेश्चन है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n terms, the ratio of sum of n terms of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27. All right, find ratio of their mth term. Find ratio of their mth term. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्लास 10th में ऑलरेडी थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे कैसे करोगे आप? आई होप तो आपको क्लास 10th में समझ में नहीं आएगा, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस बार समझा दूं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म। अच्छा ठीक है, ये सम का दिया हुआ है रेशियो, और n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है। तो एक काम करो, Sn मान लो अपॉन Sn डैश मान लो, उसका रेशियो आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। क्लियर है? अब इसको लिखना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, क्या होता है? n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, और अपॉन में क्या होगा इसके लिए? n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। n/2 से n/2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो RHS में लिखा है वो एज इट इज लिख देना, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन क्या करो? एक काम करो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। अब बात आती है क्यों कॉमन लें, क्योंकि ध्यान दो, हमें फाइंड क्या करना है? AM, हमें mth टर्म बताना है। तो mth टर्म किस तरह से लिखोगे? a प्लस m-1 इंटू डी। आपको ऐसा कुछ करना है, मतलब रेशियो निकालना है, am अपॉन am डैश। तो अपॉन में मान लो यहाँ पे a1 और यहाँ पे d1 है, तो यहाँ पे a2 प्लस m-1 इंटू d2 करोगे आप, तो ये भी रेशियो में ही आना चाहिए। तो वहां पे मुझे a1 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1, a2 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1, बट यहाँ पे a1 a2 का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करो, आप कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे ना, तो 2 से 2 जब बाहर आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a1 प्लस n-1 अपॉन 2 हो जाएगा।
n माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d1 अपॉन, फिर यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो a2 प्लस n माइनस वन अपॉन टू इंटू d2। अब इसकी वैल्यू आप एज इट इज लिख दो, कितना है 7n प्लस वन, 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, तो कोई इशू नहीं है, इसको लिख लिया हमने। अब क्या दिमाग लगाओगे आप, एक काम करो, इतना इतना और ये क्वांटिटी थोड़ा सा मैच कर रहा है, बस हमें दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत ये पोर्शन दे रहा है। तो एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो जो d1 का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो d1 का कोएफिशिएंट है, एक काम करो दोनों को बराबर कर दो, तो जो हमें चाहिए ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो रिप्लेस n माइनस वन बाई टू बाई, किससे आप रिप्लेस कर रहे हो m माइनस वन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस वन से जब आप रिप्लेस कर दोगे तो जहां जहां आपको ये दिख रहा है वहां आप क्या लिख दोगे, m माइनस वन लिख दोगे। तो एक काम करो, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इतने पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करता हूँ एंड देन यहीं पे सॉल्व करता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इतना नोट कर लिया, ऑलराइट। तो अब इसके बाद कैसे होगा, तो जहां जहां आपको वो दिख रहा है वहां वहां m माइनस वन रख दो, a1 प्लस m माइनस वन इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस वन इंटू d2। अब देखो बात आती है कि क्या यार ये n ही तो परेशान कर रहा है, तो अब नहीं करेगा, कैसे, जब आपने इसको इससे रिप्लेस कर दिया है यानी इन दोनों को बराबर कर दिया है, तो बराबर करके तो देखो एक बारी, n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू m माइनस वन कर दिया। तो एक काम करो यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, n की वैल्यू 2m माइनस टू, और ये जब 1 इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m माइनस वन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो n की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ m, तो जहां जहां आपको n दिख रहा है ना वहां पे आप ये क्वांटिटी पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा 7 इंटू टू एम माइनस वन प्लस वन है अपॉन 4 इंटू टू एम माइनस वन प्लस 27। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको पूछ रहा था mth टर्म का रेशियो बता दो, ये है mth टर्म जो कि हमें चाहिए था और ये उसका रेशियो आ गया, तो ये तो हमें लाना था, तो क्या दिक्कत है, चलो ठीक है ये तो हो गया। तो एक काम करो इसे जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, फिर इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपसे नोट हो गया होगा। तो अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, दो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो एक काम करो दोनों नोट करो, उसके बाद हम लोग यहीं पे सेशन एंड करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है वो ध्यान दो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, द इंटीरियर angle of a polygon, the interior angle of a polygon are in AP, वो किसमें है AP में है। the smallest angle is the smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree. Find number of side of polygon. Find number of side of polygon. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड, अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से सुना हो तो आप वो भी क्रैक कर दोगे। तो क्या क्वेश्चन है वो सुनो, इफ a, b, c आर इन AP, ऑलराइट। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट फर्स्ट b प्लस c प्लस a प्लस b आर ऑल्सो इन AP। ध्यान दो इस क्वेश्चन को। तो एक काम करो इसे पढ़ लो एक बार, आप इसे पढ़ते रहना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है अगर ए बी सी अगर AP में है तो एक काम करो आप B प्लस सी प्लस ए प्लस बी वो भी AP में, आप वो मुझे प्रूफ करके बता दो। तो मैंने अभी तो प्रॉपर्टी में बताया कि अगर आप कोई भी क्वांटिटी
किसी ऐसे सीक्वेंस में जो कि एपी में है, अगर आप उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो उस सीक्वेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सीक्वेंस फिर भी एपी में ही रहता है। ऑलराइट, तो एक काम करना, ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले जाओ और इस सब के सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल। सो आई एम कृतन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ कवर अप तो वैसे नहीं किया, बट फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने देख चुके हैं। एंड जनरल टर्म फ्रॉम एंड देखा, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देखा, एंड समेशन ऑफ एंड टर्म्स देखा। जब कोई सीक्वेंस एपी में हो और वो एंड टर्म्स तक जा रहा हो तो उसका समेशन क्या होगा वो देख लिया। आज का जो मेनली हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे एंड अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे। और कल एपी का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग कल ही के लेक्चर में जीपी का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। जीपी में भी कम से कम 3 या फिर 4 लेक्चर जाएगा, फिर आपका ये भी टॉपिक एंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले तो ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो कि दिया था मैंने। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। और क्या बोल रहा है, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 11 है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली आपसे पूछा है कि यार n की वैल्यू मुझे आप बता दो। नंबर ऑफ टर्म्स यही तो रिप्रेजेंट करता है n, ठीक है। तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले कुछ जो कह रहा है उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोल रहा है समेशन ऑफ 4 टर्म्स, तो हम लोग 4 टर्म्स लिखना तो जानते हैं, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। ये देखो 1 2 3 एंड 4, और उसका समेशन आपके सामने दिया हुआ है 56। क्लियर है। तो ठीक है, एक काम करो, ऐसे मत लिखो अभी। ये मान लो 4 टर्म्स है जिसको आपने लिया है, आप इनके बीच में एक काम करो, समेशन का साइन अभी लगाओ ही मत। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है, और ये 4th टर्म है। तो ठीक है, हम लोग समेशन में जब सीरीज पढ़ चुके हैं तो हमें पता है इसका समेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म कितना है, a प्लस 3d। ऑलराइट, इतने का समेशन आपके सामने कितना दिया हुआ है, 56। तो ठीक है, नोट कर लो इसे। तो यहाँ पे जब आप इसको एडिंग करोगे तो यहाँ पे 2a आएगा क्या, तो n/2 इंटू 2a प्लस 3d हो जाएगा। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 56। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने 4 टर्म्स को क्यों यही सिलेक्ट किया, ये भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, a माइनस डी, a प्लस डी, एंड देन हम लोग जानते थे कि हाँ उस साइड a माइनस 3d हो जाता था, a प्लस 3d। तो उसमें इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि जब आप उन सबको ऐड करते हो तो d वाला क्वांटिटी सारा गायब हो जाता है, बस a बच जाता है। तो a इसमें फाइंड थोड़ी करना था, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। देखो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 11 आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए मैंने उस टर्म को सिलेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। मैंने क्या किया, चलो ठीक है अब इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं। ये वेस्ट थोड़ी हो गया, वो उसके आने से ये वेस्ट नहीं हो गया, जरूरत पड़ने पे हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तो केवल हमने यहां तक सॉल्व किया ना क्वेश्चन को। अभी इसके बाद से पढ़ो, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। अब इसमें कैसे कंडीशन लगाओ वो सुनो। मुझे इतनी बातें तो पता है कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मान लो लास्ट टर्म आप l मानते हो तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, l-1 होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, यहाँ ध्यान दो, l-1 मत लिखो, एक काम करो अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे a प्लस 3d है ना, तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे आपके सामने हो जा रहा है a प्लस 2d, मतलब 1d का डिफरेंस आ जा रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस 3d, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1d कम हो गया, फिर यहाँ पे 1d कम हो गया।
तो ऐसे ही जब आप लास्ट टर्म लिखोगे तो मान लो लास्ट टर्म आपने लिख दिया क्या, एल, उसके बाद क्या होगा, एक डी का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एल माइनस डी, कम होते जाता है, डी कम होते जाता है, तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस 3d, सॉरी 2d, और उसके बाद क्या होगा, एल माइनस 3d। क्लियर है क्या? मैंने यही इसी का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा कि अच्छा डी का जब डिफरेंस है, तो अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो देख रहा हूं कि डी की वैल्यू कम है, तो एक काम करते हैं, एल मान लेते हैं लास्ट वाला टर्म, उसके पहले वाला क्या होगा, एल माइनस डी होगा, उसके और पहले वाला एल माइनस 2d होगा, उसके पहले वाला एल माइनस 3d होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि द समेशन ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। तो एक काम करो, इन सबको प्लस जब आप करोगे तो कितना आएगा, अगर आपने इन सब का एडिशन कर दिया तो उसका भी एडिशन नॉर्मली मत करने लगना, इसी तरीके से करो। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, n/2 इंटू यहाँ पे आपका a कौन बिहेव कर रहा है, हमें पता है a प्लस एल होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, तो यहाँ पे a की तरह l बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, एंड से द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म। तो लास्ट से जब आप काउंटिंग कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट से करते हो तो इसको फर्स्ट टर्म मानते हो, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। जब आप लास्ट टर्म से काउंटिंग करोगे तो आपके लिए एल जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, एल माइनस डी सेकेंड टर्म बन जाएगा, एल माइनस 2d थर्ड टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू में क्या रख दूंगा, एल प्लस, और मैं क्या लिखता हूं, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो यहाँ पे ये है ना, एल माइनस 3d, एल माइनस 3d, और इसकी वैल्यू आपके सामने कितना दिया होगा, 112। तो अगर आपसे मैं पूछूं ये n की वैल्यू क्या है, तो थोड़ा इस सीक्वेंस को देख के बताओ, तो n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू मुझे पता है कि क्या होता है, n की वैल्यू हमें पता है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस हमें n की वैल्यू पता है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 4, और यहाँ पे भी 4 टर्म है, तो इसलिए मैं n की वैल्यू डायरेक्टली कितनी रख दूंगा, 4। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो अभी तो मैंने केवल ये 2 कंडीशन सॉल्व किया इन सब का मदद लेते हुए, तो ठीक है, a की वैल्यू आपको पता है क्या, और फिर हम लोग अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा सक्षम लग रहा है, तो कोई नहीं, एक काम करता हूं, मैं ये जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं बस उसे रखता हूं अपने पास, और जो फालतू है उसे थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि यहाँ पे कचरा ना हो जाए। अब मैं क्या करूंगा वो ध्यान दो। तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि ऐसे ही होगा। चलो अब एक काम करो, इसको इससे डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर जब यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, जब 56 को जब 2 से डिवाइड करोगे तब क्या बनेगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 28, 2 8 जा 16 होता है, तो 28 यहाँ पे बन जाएगा। तो ठीक है, a की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 11, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे 2a की जगह क्या मैं डायरेक्टली 22 लिख सकता हूँ। यस, अब एक काम करो, इस 22 को आप इधर ले जाओ, तो जब इधर ले जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है क्या? ये देखो d की वैल्यू आ गई, जब d की वैल्यू इसमें जब पुट करोगे तो l की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्या। तो एक काम करो, पुट करके देखो, d की वैल्यू 2 डालो, तो इसकी मदद से तो ये 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या बचेगा, तो पहले तो यहाँ पे 2l आ जाएगा, माइनस 3 इंटू डी 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 56 आ जाएगा, और 2l इज इक्वल टू व्हाट 62। हाँ, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 1, तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू कितनी आ गई, 31, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस होगा उसका लास्ट टर्म कितना आ गया, 31 आ गया, और यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, अब क्या करना है, अब तो नंबर ऑफ टर्म तो आप इजीली निकाल लोगे। एक काम करो, इसके बाद करो, मैं भी करता हूँ यहाँ पे, एक काम करो, आप भी करो, मैं भी करता हूँ यहाँ पे। कैसे करोगे, हाँ हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू तो आपने निकाल चुका है ना, 31 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 दी गई है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1, डिफरेंस कितना निकाल लिया है, 2।
तो ठीक है, अब इसको इधर लाओ, फिर इसको डिवाइड करो, फिर 1 प्लस कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आया क्या मैंने क्या किया? एक काम करो, 11 के जब आप इधर ले आओगे तो ये 0, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद जब 1 इधर करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 11। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है क्या? ये तो था आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछ रहा था, क्या बोल रहा थी, एक बार और पढ़ते हैं इसको। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म्स a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और फिर यहाँ क्या बोला? द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, यानी लास्ट से जो 4 टर्म्स आते हैं उनका समेशन आपको लिखना है कितना? वो दिया हुआ है 112। और फिर आपको बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का या फिर इस सीक्वेंस का, वो कितना है? 11 है। और आपको बोल रहा है आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इतना तक कंडीशन को फुलफिल किया, फिर मैंने क्या कहा, चलो यहाँ तक और फुलफिल करो। फिर मैंने देखा अच्छा ठीक है फर्स्ट टर्म इतना है, तो उसके बाद तो बस मेरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे अब इरेज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया। बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं था। जिसने कर लिया था उसने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मेनली हमें क्वेश्चन पे ही डिस्कस करना है और कुछ खास इसमें है नहीं। क्लियर है क्या? अब इसमें मैं आपसे क्या बोलूंगा, इसमें मैं आपको बोलूं अगर